तो सोचिए, मुंबई के डोंगरी इलाके का एक आम सा सड़क छाप चोर आखिर एक ग्लोबल क्रिमिनल और आतंकवादी सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कैसे बन गया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दाऊद इब्राहिम के इसी खौफनाक सफर की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। इस पूरे मामले की सीरियसनेस को समझने के लिए बस एक आंकड़ा ही काफी है। $25 मिलियन, यानी लगभग $2.5 करोड़ का भारी भरकम इनाम है इस शख्स के सिर पर। यह कोई मामूली बात नहीं है। यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और हमारा भारत, इन तीनों ने ही इसे ऑफिशियली एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए चलते हैं इसकी शुरुआत पर, उस दौर में जब यह सिर्फ डोंगरी की गलियों का एक लड़का हुआ करता था। दरअसल कहानी पलटती है 1966 के आसपास। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मर्डर केस सॉल्व ना कर पाने की वजह से दाऊद के पिता को पुलिस हेड कांस्टेबल की पोस्ट से सस्पेंड कर दिया गया था। अब इसका असर क्या हुआ? परिवार में अचानक से भयंकर आर्थिक तंगी आ गई और इसी गरीबी ने एक जवान होते दाऊद को स्कूल छोड़ने और छोटी मोटी चोरी चकारी के रास्ते पे धकेल दिया। अब इस लड़के का दुस्साहस देखिए। महज 19 साल का था जब इसने हाजी मस्तान जैसे बड़े और खौफनाक माफिया के 5 लाख रुपए लूटने का प्लान बना डाला। लेकिन ट्विस्ट तो यह है कि वो पैसा किसी माफिया का था ही नहीं, वो तो एक बैंक का पैसा था। इस एक गलती की वजह से वो पकड़ा गया और पता है, खुद उसके पुलिस ऑफिसर पिता ने लॉकअप में उसकी जमकर पिटाई की थी। लेकिन ये मारपीट भी उसको रोक नहीं पाई। धीरे धीरे ये छोटी मोटी स्मगलिंग मुंबई की सड़कों पर एक फुल ब्लोन गैंग वॉर में तब्दील हो गई। ये कोई आम झगड़ा नहीं था, ये एक ऐसी खूनी दुश्मनी बन गई जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। 1981 में जब पठान गैंग ने दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या कर दी, तो ये वर्चस्व की लड़ाई एक बेहद पर्सनल और ब्लडी वेंडेटा में बदल गई। इसके बाद एक एक करके 1984 में समत खान को 19 गोलियां मारी गईं, 1986 में अब्दुल रहीम खान का मर्डर हुआ। दाऊद ने बड़ी ही बेरहमी से अपने तमाम दुश्मनों का सफाया कर दिया। मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर पूरी तरह से और बड़ी क्रूरता से अपना कब्जा जमाने के बाद इस सिंडिकेट ने अपनी निगाहें कुछ ज्यादा ग्लैमरस और मुनाफे वाली जगहों पर टिकाईं। 1980 के दशक में इस एम्पायर का एक्सपेंशन सच में डरा देने वाला था। सोने चांदी की स्मगलिंग से लेकर ड्रग ट्रैफिकिंग तक इन्होंने अपने पैर पसार लिए। और सिर्फ यही नहीं, डी कंपनी की इल्लीगल फंडिंग और एक्सटॉर्शन का काला साया अब सीधे बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों और क्रिकेट मैच फिक्सिंग तक पहुंच चुका था। इसी दौर का एक बहुत ही मशहूर किस्सा है शारजहां का। दाऊद इतना बेखौफ हो चुका था कि वो सीधे इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में घुस गया और खिलाड़ियों को टोयोटा कोरोला कारें गिफ्ट करने का ऑफर देने लगा। वो तो भला वो उस वक्त के कैप्टन कपिल देव का, जिन्होंने गुस्से में उसे तुरंत वहां से बाहर निकाल दिया। पर यह घटना दिखाती है कि उस दौर में उसकी हिम्मत किस हद तक बढ़ चुकी थी। खैर, मुंबई पुलिस का दबाव भी लगातार बढ़ ही रहा था। अरेस्ट वारंट्स निकल चुके थे, लेकिन कुछ करप्ट ऑफिशियल्स की इनसाइड टिप मिलने का फायदा उठाकर 1986 में ये शख्स आसानी से दुबई भाग निकलने में कामयाब हो गया और वहां से उसने डी कंपनी को चलाने के लिए एक रिमोट हेडक्वार्टर बना लिया, एक सुरक्षित दूरी से। लेकिन इस पूरे सफर का सबसे काला अध्याय तो अब शुरू होने वाला था। 1990 के दशक की शुरुआत आते आते ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट पूरी तरह से मास कैजुअल्टी टेररिज्म में बदल गया। ये फर्क समझना यहाँ बहुत जरूरी है। 1992 के दंगों के बाद डी कंपनी ने सीधे तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ हाथ मिला लिया। एक अंडरवर्ल्ड डॉन जो पहले स्मगलिंग और रंगदारी में इन्वॉल्व था, वो अब आरडीएक्स, बम धमाकों और निर्दोषों की जान लेने वाले एक ग्लोबल टेररिस्ट नेटवर्क में बदल चुका था। 12 मार्च 1993 मुंबई को हिलाकर रख देने वाले वो खौफनाक आरडीएक्स धमाके, इनमें 257 मासूम लोगों की जान गई और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इस पूरे टेरर अटैक को डी कंपनी ने ही अपना लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। इस एक दिन ने शहर की आत्मा को हमेशा के लिए छलनी कर दिया। लेकिन इस आतंकी घटना ने सिंडिकेट को अंदर से भी बुरी तरह तोड़ दिया था। 1992 के जेजे हॉस्पिटल शूटआउट के बाद से ही गैंग में आपसी अविश्वास पैदा हो गया था। बम धमाकों की प्लानिंग से एक बहुत ही खास मेंबर छोटा राजन को बिल्कुल अलग रखा गया। नतीजा, छोटा राजन ने गैंग छोड़ दी और एक ऐसी खूनी दुश्मनी की शुरुआत हुई जो आने वाले कई दशकों तक चलती रही। आतंकी हमलों के बाद डी कंपनी का ऑपरेशंस बेस पूरी तरह से पाकिस्तान शिफ्ट हो गया और अब ये कोई लोकल खतरा नहीं, बल्कि एक ट्रांसनेशनल सिंडिकेट बन चुका था। इसका स्केल देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से इनकी लगभग $6.7 बिलियन की संपत्ति थी
अकेले यूके में $450 मिलियन की प्रॉपर्टीज, 14 अलग-अलग फेक पासपोर्ट्स और यूएई, स्पेन, मोरक्को समेत 15 से ज्यादा देशों में इनका पूरा ऑपरेशन फैला हुआ था। ये एक प्रॉपर मल्टीनेशनल एम्पायर था। और ये सब यहां रुका नहीं। 2000 के दशक में भी ये नेटवर्क लगातार बढ़ता ही रहा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि 2008 के 26/11 मुंबई हमलों में भी इस सिंडिकेट ने लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया था। यहां तक कि अल-कायदा और बोको हराम जैसे ग्लोबल टेरर ग्रुप्स के साथ भी इनके गहरे कनेक्शंस होने की बात सामने आई। इस पूरी कहानी में एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला मोड़ 2005 में आया। अजीत डोवाल की रीड में इंडियन इंटेलिजेंस ने दुबई में दाऊद की बेटी की शादी के दौरान उसे खत्म करने का एक टॉप सीक्रेट प्लान बनाया था। इसमें छोटा राजन के शूटर्स का इस्तेमाल होना था। लेकिन किस्मत देखिए, मुंबई पुलिस ने अनजाने में उन्हीं शूटर्स को किसी और केस में अरेस्ट कर लिया और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन एक्सीडेंटली फेल हो गया। आज इतने ग्लोबल सैंक्शंस हैं, इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस है और भारत में उनकी कई संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। फिर भी एक बहुत ही कड़वा सच ये है कि अनुमान के मुताबिक आज भी इस सिंडिकेट की कुल कमाई का लगभग 40% हिस्सा हमारे ही देश यानी इंडिया से ही आता है। तो हमारा ये विश्लेषण हमें आखिर में एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कैसे एक 70 साल का भगोड़ा, जिस पर पूरी दुनिया में सैंक्शंस लगे हैं और जिसे दशकों से ढूंढा जा रहा है, वो आज भी पकड़ से बाहर है और इतनी आसानी से अपना पूरा क्रिमिनल एम्पायर चला रहा है। सोचने वाली बात है ना।